हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 25 क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए, वो क्वेश्चंस जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में देखने को मिलते हैं आईबीपीएस के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज है इसका डे 2। डे 1 में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस देखे, जहां आपने मुझे बताया कि सर स्कोर बढ़िया हुआ, 20 प्लस स्कोर कर पाए। तो आज के सेशन में देखते हैं कि क्या आप 20 प्लस स्कोर कर पाते हैं या नहीं। क्या रहा आपका स्कोर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन के लास्ट में। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप लोग एक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर कोई बढ़िया सी बुक बता दीजिए जिससे कि कंप्यूटर की तैयारी हो पाए। सर बढ़िया सी पीडीएफ बता दीजिए। सर कुछ लेक्चर्स आप हमें दे दीजिए जिसको हम बार बार देखें और एग्जामिनेशन में 40 में से 40 क्वेश्चंस को सही कर पाए। क्या है इसका सोल्यूशन? आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर कोर्स लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, यानी जो आईबीपीएस का लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो आईबीपीएस क्वेश्चन पूछता है। इन डेप्थ में टॉपिक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। हर एक टॉपिक को इन डेप्थ में पढ़िए, फिर उसके मॉक टेस्ट करिए और कंप्लीट इंश्योर करिए कि कंप्यूटर में 40 में से 40 क्वेश्चंस को सही कर पाए। कम से कम इतना तो इंश्योर करिए कि 35 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। जीए में मान सकते हैं कि आप फुल नहीं ला सकते, रीजनिंग और मैथ्स में भी मान सकते हैं कि पेपर टफ आ गया, आप फुल नहीं लाए, लेकिन कंप्यूटर में तो आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर ही सकते हैं। अराउंड 35 या 37 क्वेश्चंस 40 में से सही कर सकते हैं। बस थोड़ी सी स्ट्रेटजी वाइज पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, हर एक टॉपिक को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है और एग्जाम तक कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है। लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 15 मार्च से लेटेस्ट पैटर्न पर। लाइव की जो टाइमिंग्स रहने वाली हैं वो है 8 PM। वैलिडिटी होगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में ये कोर्स आपको मिल रहा है। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, जहां पर वीडियोस भी हैं, पीडीएफ भी है, मॉक टेस्ट भी है, एमसीक्यूज भी हैं। इसके बाद आपको कुछ भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई दूसरी बुक नहीं, कोई दूसरी पीडीएफ नहीं, कोई दूसरी वीडियोस नहीं। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से और फिर आप कनेक्ट हो सकते हैं इस कोर्स से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्या सर ये कोर्स सफिशिएंट होगा? 100%, 101% सफिशिएंट होगा एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से। टोटल वीडियोस कितनी मिलेंगी? 65 प्लस वीडियोस यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। अभी तो कोर्स शुरुआत ही हुआ है, 15 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। 8 PM लाइव टाइमिंग्स हैं, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से अगर आप लाइव नहीं कनेक्ट हो पाते हैं, कोई बात नहीं, सारी वीडियोस आपको ऑफलाइन मोड में रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के शानदार सेशन के साथ। ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रीवियस वाले सेशन यानी डे 1 में ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जिसका आंसर आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही दिया। क्वेश्चन क्या था? डैश इज अ सर्च इंजन बेस्ड इन बर्लिन कॉमा जर्मनी। बर्लिन कॉमा जर्मनी में स्थित सर्च इंजन यानी खोज इंजन का नाम बताइए। ऑप्शंस थे इकोशिया, बिंग, डकडकगो, वोल्फ्रॉम अल्फा या गूगल। करेक्ट आंसर है इकोशिया। इकोशिया जो सर्च इंजन है ये किसने बनाया? बर्लिन यानी जर्मनी का ये फेमस सर्च इंजन है, दैट इज कॉल्ड इकोशिया। सर्च इंजन की दोस्तों अगर हम बात करें तो सर्च इंजन क्या है? एक वेबसाइट जो हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन
या हमारे द्वारा की गई रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है और सर्वर में से ढूंढ के लाती है जो भी हमें रिक्वायर्ड होता है। ये काम होता है किसका? सर्च इंजन का। जैसे बहुत सारे सर्च इंजन हैं, नाम याद रखिएगा। इकोशिया बर्लिन जर्मनी का, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का यानी अमेरिका का, डक डक गो प्राइवेट सर्च इंजन जो कि अमेरिका का है, वोल्फ्रॉम अल्फा ये भी अमेरिका का सर्च इंजन है, गूगल बहुत फेमस अमेरिका का, क्यू मामू इंडिया ने कहा हम भी निकालेंगे, तो इंडिया का जो सर्च इंजन है उसका नाम क्या है? क्यू मामू। नेवर साउथ कोरिया का सर्च इंजन, ये भी काफी पूछा जाता है कि साउथ कोरिया के सर्च इंजन का नाम बताइए। द आंसर इज नेवर। रशिया का सर्च इंजन ये भी फेमस है, दैट इज येंडेक्स। तो येंडेक्स कहां का है? रशिया का। रशिया का कौन सा सर्च इंजन है? द आंसर इज येंडेक्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रेस्ड टू क्रिएट अ न्यू ईमेल मैसेज इन जीमेल? जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्न में से किस विकल्प को दबाया जा सकता है? अगर आपको जीमेल में एक नया मेल ड्राफ्ट करना है तो आप किसका यूज करेंगे? नया मेल लिखना है, किस पर क्लिक करेंगे? न्यू, क्रिएट, कंपोज, इनबॉक्स या सब्जेक्ट पे? करेक्ट आंसर है कंपोज। आप जानते हैं जीमेल में कंपोज का ऑप्शन दिया होता है और जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करते हैं मैसेज बॉक्स खुल जाता है और फिर वहां पर आप अपने मेल को टाइप कर सकते हैं। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, which among the following keyboard shortcut is used to bookmark the current web page on the web browser? वेब ब्राउजर पर वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? यानी ब्राउजर पर अगर हमें बुकमार्क करना है, बुकमार्क का मतलब हमें सेव करना है किसी पेज को या पेज के लिंक को, तो हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? वेरी गुड, दैट इज Ctrl+D। Ctrl+D का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? उस वेब पेज को बुकमार्क कर लेंगे। लेकिन अगर MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड में Ctrl+D की मदद से क्या होता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यानी अगर यही क्वेश्चन MS वर्ड में पूछा जाता कि Ctrl+D की मदद से क्या होता है या फॉन्ट डायलॉग बॉक्स किसकी मदद से ओपन होता है, क्या शॉर्टकट की है, तो करेक्ट आंसर होता Ctrl+D। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। डैश को प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में भी जाना जाता है। आरबीआई का बहुत ही फेमस क्वेश्चन, कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन पूछता है और बैंक का भी फेमस क्वेश्चन है। बताइए, डैश को प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में जाना जाता है, हब, ब्रिज, स्विच, गेटवे या ऑल ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज गेटवे। गेटवे का काम क्या होता है? अलग अलग नेटवर्क, अलग अलग प्रोटोकॉल्स को आपस में कंबाइन करने का, कन्वर्ट करने का, अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने का, यह काम होता है किसका? गेटवे का। तो अगर डिफरेंट नेटवर्क की बात की जाए, डिफरेंट प्रोटोकॉल की बात की जाए या फिर प्रोटोकॉल कन्वर्टर की बात की जाए, इन सभी केसेस में आंसर क्या होगा? गेटवे इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश पोर्ट ट्रांसमिट 1 bit of a byte at a time as a single stream of bits. It is meant for transmitting slow data over long distances. क्या है क्वेश्चन? डैश पोर्ट, उस पोर्ट का नाम बताइए जो एक बार में एक बाइट की एक बिट को बिट्स की सिंगल स्ट्रीम के रूप में ट्रांसमिट करता है। यानी उस पोर्ट का नाम बताइए जो धीमी गति से डेटा को लंबी दूरी पर
प्रसारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेटा किसके फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है? बिट के फॉर्म में। बिट मतलब एक एक बिट करके ट्रांसफर किया जा रहा है। एक बिट का मतलब पैरेलल पोर्ट? जी नहीं, सीरियल पोर्ट। 1 बिट एट अ टाइम जो पोर्ट डेटा ट्रांसफर करता है उसे क्या बोलते हैं? सीरियल पोर्ट। जैसे माउस, कीबोर्ड, इनमें जो पोर्ट्स यूज होते थे पहले के समय में उसे क्या बोलते थे? सीरियल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट क्या है? जो प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जो स्कैनर को यूज करने के लिए कनेक्ट किया जाता है, जो पैरेलल फैशन में 8 बिट को एक ही समय पर ट्रांसफर करे, वो है आपका पैरेलल। जबकि सीरियल का मतलब एक एक बिट करके ट्रांसफर करे, दैट इज सीरियल। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव? निम्नलिखित में से किसे फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है? बताइए, ऐसी कौन सी मेमोरी है या ऐसी कौन सी डिस्क है जिसे फ्लैश ड्राइव बोलते हैं? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव या कॉम्पैक्ट डिस्क? बिल्कुल सही, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। फ्लैश ड्राइव का मतलब है पेन ड्राइव। 3 ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको फ्लैश ड्राइव की कैटेगरी में रखते हैं। कौन कौन सी? पहली है पेन ड्राइव, दूसरी है मेमोरी कार्ड और तीसरी है एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैश मेमोरी या फ्लैश ड्राइव। सर ऐसा क्यों? इन तीनों में डेटा को फॉर्मेट करना, डेटा को इरेज करना बहुत आसान है दूसरी डिवाइसेस के कंपैरिजन में। और यहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो क्या हुई है? EEPROM इन तीनों के केसेस में। और EEPROM का मतलब होता है फ्लैश मेमोरी यानी फ्लैश ड्राइव। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या SSD इज नोन एज द फ्लैश ड्राइव। ऑप्शन में क्या गिवन था? पेन ड्राइव। तो आंसर हो गया दैट इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, dash is a reading device that read printed text by scanning it character by character। डैश एक रीडिंग डिवाइस है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करना पड़ता है। इसे क्या बोलते हैं? ट्रैक बॉल, डिजिटाइजर, MICR, OCR या BCR? हम लोग जानते हैं कि जो भी स्कैन्ड इमेज को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करता है उसका नाम है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR क्या करता है? जो भी हम लिखते हैं या जो भी लिखा हुआ कंटेंट है उसको स्कैन करता है और स्कैन करके उसको कन्वर्ट करने की परमिशन भी देता है। जैसे सपोज करिए कि बस का टिकट है या आपकी मार्कशीट है। क्या मार्कशीट में हम एडिटिंग कर सकते हैं? क्या मार्कशीट में जो नंबर्स हैं, डिग्री है, क्या उसको बदल सकते हैं? वैसे ये सही तो नहीं है लेकिन किया जा सकता है। बस के टिकट, रेलवे के टिकट में क्या बदलाव किया जा सकता है? जी हां। किसकी मदद से? OCR की मदद से। OCR एक डिवाइस भी है और ये एक सॉफ्टवेयर भी है जो क्या करता है? स्कैन की हुई इमेज को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करता है। और अगर फाइल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया तो क्या उसमें एडिटिंग भी पॉसिबल है? जी हां। तो आंसर क्या होगा? किसकी मदद से? OCR की मदद से। आप जब गूगल पे OCR टाइप करेंगे ना तो आपको कई प्रकार के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप ये एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है ना, दैट इज इलीगल। वेरी गुड। MS Word 365 कंट्रोल E इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू डैश। कह रहा है MS Word 365 में कंट्रोल E एक शॉर्टकट की है जिसकी मदद से क्या होता है? हम लोग जानते हैं MS Word, एक्सेल या पावर पॉइंट में कंट्रोल E की मदद से सेंटर अलाइनमेंट होता है। यानी
किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल ई का यूज करते हैं। तो क्या कहीं पर दिया है सेंटर अलाइन? जी हां, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन, सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर इज यूज्ड टू स्टोर द डिलीटेड ईमेल? निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग हटाए गए ईमेल को स्टोर करने के लिए किया जाता है? सपोज करिए आप मेल लिख रहे थे, या आपने जीमेल ओपन किया, गलती से कोई मेल आपसे डिलीट हो गया, या आपने किसी मेल को जानबूझकर डिलीट किया, इंटेंशनली डिलीट किया। डिलीट करने के बाद आपने कहा शिट, ये मेल तो काम का था और गलती से डिलीट हो गया। या आपको करना था किसी और मेल को डिलीट, कर दिया किसी और मेल को डिलीट। क्या वो डिलीट किया हुआ मेल कहीं जाएगा? क्या उसको आप रीस्टोर कर पाएंगे? जी हां, वो जाता है कहां? ट्रैश फोल्डर में। और ट्रैश फोल्डर से क्या आप उस मेल को डिलीट कर सकते हैं? यस। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रैश में वो मेल कितने दिन के लिए रहता है? क्या ट्रैश में उम्र भर के लिए ये मेल रहेगा? जी नहीं, सिर्फ 30 दिनों के लिए। आपके द्वारा डिलीट किया हुआ मेल या गलती से डिलीट हुआ मेल ट्रैश फोल्डर में चला जाता है और 30 दिन के लिए यहां पर रहता है। और 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने इसको रिकवर कर लिया तो बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर आप इसको रिकवर नहीं कर पाए तो ये आपको अलविदा कहकर चला जाएगा, यानी फिर इसको रिकवर कर पाना मुश्किल है। वेरी गुड। मैंने कहा मुश्किल है, इसका मतलब क्या फिर भी कोई चांस है कि रिकवर हो जाए? बिल्कुल। यानी कंप्यूटर में असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आपने ठान लिया कि ये होगा तो वो होकर रहता है ना। हैकर्स का काम ही यही होता है, असंभव को संभव बनाना। तो इसका मतलब रिकवरी तो पॉसिबल है, लेकिन आम यूजर के लिए नहीं। जो नॉर्मल यूजर है वो रिकवर नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसको कंप्यूटर की इन डेप्थ नॉलेज है वो उसको भी रिकवर कर लेगा। नेक्स्ट, which among the following port is also called as mouse port? निम्नलिखित में से किस पोर्ट को माउस पोर्ट भी कहा जाता है? VGA, HDMI, फायरवायर, PS2 या ऑल ऑफ दीज? अगर हम लोग आज के समय की बात करें तो हम लोग आजकल तो वायरलेस माउस आ चुके हैं, है ना, कुछ इस प्रकार, जहां पे देयर इज नो नीड ऑफ एनी वायर, जहां वायर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें वायर्ड वाले माउस की, तो वो किससे लगते हैं? यूएसबी पोर्ट के द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं। लेकिन पहले वाले जो माउस होते थे, क्या यूएसबी पोर्ट यहां पर गिवन है? नहीं। तो आंसर क्या होगा? PS2 पोर्ट। पहले के समय में आप जानते होंगे जो माउस होते थे वो कुछ इस प्रकार के होते थे, जहां पर आपको एक गोल सी पिन दिखाई देती थी, जैसे कि यहां आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ना। ऐसे होते थे ना गोल से। कीबोर्ड भी ऐसे ही होते थे। कीबोर्ड के साथ में भी जो पिन लगी होती थी वो कुछ ऐसे ही होती थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? PS2 पोर्ट। तो याद रखिएगा कि अगर यूएसबी पोर्ट ना मिले तो आंसर क्या होगा? PS2। और PS2 की फुल फॉर्म क्या है? प्ले स्टेशन 2। ये आपको सामने पोर्ट्स भी दिखाए गए हैं, माउस का जो कि ग्रीन कलर का है और कीबोर्ड का जो कि ब्लू कलर का है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। वेरी गुड। अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क इज? एक उपकरण जिसका उपयोग कई लैन को जोड़ने के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग में, कैंपस में जो नेटवर्क है, क्या वो लोकल एरिया नेटवर्क है? यस सर। और लैन्स को कनेक्ट करने के लिए किस नेटवर्किंग डिवाइस का यूज करेंगे? द आंसर इज राउटर। सबसे बढ़िया जो डिवाइस मानी जाती है लैन पर्पज से या वैन पर्पज से, वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें या लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें, डिवाइस कौन सी होगी? राउटर इज द करेक्ट वन। राउटर OSI मॉडल के किस लेयर पे काम करता है, ये भी बताइए। दैट इज द वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन।
द आंसर इज OSI मॉडल के तीसरी लेयर पर, यानी नेटवर्क लेयर पर। पहली कौन सी? फिजिकल लेयर, दूसरी डेटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पर जो डिवाइस काम करती है वो क्या है? राउटर। वेरी गुड। विच फंक्शन की डिस्प्लेज द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन MS ऑफिस? MS ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू विंडो कौन सी फंक्शन कुंजियां प्रदर्शित करती है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि MS ऑफिस में विंडोज की बात करें या वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट की बात करें, हम यहां पर प्रिंट देने से पहले उसका प्रीव्यू देखते हैं कि जो प्रिंट निकल के आएगा वो कैसा आएगा। और प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? Ctrl+F2, यानी सेकंड इज द राइट वन। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में भी पूछ सकते हैं, MS एक्सेल में भी पूछ सकते हैं, MS पावर पॉइंट में भी पूछ सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की दैट इज Ctrl+F2। नेक्स्ट, विच रैम यूज्ड इन कंप्यूटर्स और इन लैपटॉप? बताइए, ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये तो आना ही चाहिए। कंप्यूटर या लैपटॉप में कौन सी रैम का उपयोग किया जाता है? स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ईपी रैम, रोम या ऑल ऑफ दीज? हम लोग जानते हैं रैम दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक रैम, दूसरी डायनेमिक रैम। और आजकल जो प्रयोग की जा रही है एक और SD रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। तो क्वेश्चन ये है कि आजकल जो कंप्यूटर्स या लैपटॉप में यूज होती है रैम, वो कौन सी है? द आंसर इज डायनेमिक रैम, यानी डी रैम। अगर डायनेमिक रैम का प्रयोग कंप्यूटर्स में किया जाता है, लैपटॉप में किया जाता है, टैबलेट में किया जाता है, तो स्टैटिक रैम का यूज कहां करते हैं? वेरी गुड। कैश मेमोरी को बनाने के लिए, अगर हमें कैशे मेमोरी डेवलप करनी है, अगर हमें कैश मेमोरी क्रिएट करनी है, तो हम कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक रैम। याद रखिएगा, एस रैम का मतलब कैश मेमोरी बनाने के लिए, और डी रैम का मतलब जो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर्स में यूज हो रही है, दैट इज डायनेमिक रैम। नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी इरेजेस डेटा इन यूनिट्स कॉल्ड? फ्लैश मेमोरी मतलब मेमोरी कार्ड आप बोल सकते हैं, फ्लैश मेमोरी मतलब पेन ड्राइव बोल सकते हैं, फ्लैश मेमोरी मतलब SSD बोल सकते हैं, फ्लैश ड्राइव बोले या फ्लैश मेमोरी बोले, बात एक ही। कह रहे फ्लैश मेमोरी के केस में जो डेटा इरेज किया जाता है उसे किस में इरेज किया जाता है? उसकी यूनिट क्या है? फ्लैश मेमोरी में डेटा को यूनिट में मिटा दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? बिट्स, निबल, ब्लॉक, फ्लिप फ्लॉप या बाइट्स। फ्लैश का मतलब होता है कई सारा डेटा एक साथ रिमूव करना, और कई सारे डेटा का मतलब ब्लॉक ऑफ डेटा। ब्लॉक ऑफ डेटा का मतलब ब्लॉक्स, दैट इज द करेक्ट आंसर। बिट क्या होता है आप जानते हैं, कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट बिट है, 0 या 1 बिट है। निबल क्या है? 4 बिट के बराबर। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट, 2 निबल इज इक्वल टू 1 बाइट, 1 निबल 8 बिट के बराबर। बिट मतलब 0 1, 1 निबल 4 बिट, 2 निबल 1 बाइट के बराबर, क्योंकि 2 निबल का मतलब क्या हो जाएगा? 8 बिट, और 8 बिट का मतलब 1 बाइट, तो 2 निबल बराबर होगा 1 बाइट के, है ना? ये बात भी याद रखिएगा। और ब्लॉक्स का मतलब फ्लैश मेमोरी जो डेटा रिमूव करती है वो किसमें करती है? ब्लॉक्स में। फ्लिप फ्लॉप क्या है? कलेक्शन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर के कलेक्शन को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। या आप ये भी कह सकते हैं वो जगह जहां पर 0 और 1 स्टोर होता है, द प्लेस वेयर 0 और 1 इज स्टोर्ड, दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। कंप्यूटर में क्या होता है? बाइनरी नंबर्स 0 1 0 1 0 1, ये 0 1 0 1 कहीं तो स्टोर होते होंगे, दैट प्लेस इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। बाइट क्या है? आप जानते हैं एक बाइट
8 बिट के बराबर है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। वेरी गुड। फिर इसके बाद बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, है ना, वो हायरार्की आपकी शुरू हो जाती है मेमोरी यूनिट्स की। नेक्स्ट, डैश इज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर designated to hold the result of an operation performed by the ALU। बताओ, आईबीपीएस का फेमस क्वेश्चन। डैश एएलयू द्वारा किए गए ऑपरेशन के परिणामों को रखने के लिए नामित एक विशेष प्रयोजन रजिस्टर है। रजिस्टर क्या है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी किसके अंदर है? सीपीयू के अंदर। और वो रजिस्टर जो रिजल्ट स्टोर करता है, जैसे 1 + 2 = 3, ये 3 कहां पर स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करता है? ये एएलयू के रिजल्ट को स्टोर करता है। एएलयू मतलब अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो अरिथमेटिक पर भी काम करे, सबट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और लॉजिकल पर भी काम करे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, और रिजल्ट को स्टोर करने में मदद करे। दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर रजिस्टर। वेरी गुड। नेक्स्ट, बायोस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है बायोस निम्न में से किसका भाग है? लैन, रोम, वैन, रैम या ड्राइवर्स? सोचिए, बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी जब हमारा कंप्यूटर बूट होता है, जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, तो वहां पर क्या एक्टिवेट होता है? बायोस। बायोस जैसे ही एक्टिवेट होगा, क्या करेगा? कंप्यूटर को बूट करने में मदद करेगा। लेकिन ये बायोस रहता कहां पर है, ये तो पता होगा। नेम दैट प्लेस वेयर बायोस लिव। बायोस स्टोर कहां पर होता है? बायोस रहता कहां पर है? बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज रोम में, यानी रीड ओनली मेमोरी में। इसका सही जवाब है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या इसको सिर्फ रोम भी बोल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? रोम इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है एग्जाम में कि रोम में कौन रहता है, रीड ओनली मेमोरी में क्या चीज रहती है? द आंसर इज बायोस। क्या बायोस की सेटिंग में हम कभी बदलाव कर सकते हैं? जी नहीं। क्या रोम में कभी बदलाव कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि रोम कहता है एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, फिर तो मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता, है ना, दबंग होता है रोम। लेकिन इसमें चेंजेस करने के लिए ईपी रोम बनाई गई, ईईपी रोम बनाई गई, जहां पर रोम में जो मैन्युफैक्चरर है, कम से कम वो तो बदलाव कर पाए। तो बना ईपी रोम, ईईपी रोम, फॉर दी चेंजिंग पर्पस, कि जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है कम से कम वो तो बदल ले। यूजर नहीं बदल पा रहा तो क्या हुआ? मैन्युफैक्चरर ही बदल ले। वेरी गुड। तो ये हमें बात समझ में आ गई कि बायोस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? रोम। तो 15 और 16 शायद रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, है ना, रोम इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ नेटस्केप इज। बताइए, नेटस्केप का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संस्करण क्या है? क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी या एज? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और जिसमें हम एडिटिंग यानी बदलाव भी कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो मुफ्त में मिल रहा है और जिसमें हम बदलाव भी कर सकते हैं। डेवलप किसने किया? नेटस्केप कंपनी के द्वारा बनाया गया। दिस इज नन अदर देन मोजिला फायरफॉक्स, यानी सेकंड इज द राइट वन। तो याद रखिएगा, मोजिला ओपन सोर्स ब्राउजर है। किसने डेवलप किया? नेटस्केप के द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज। स्टोरेज प्रदान करने वाला प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? उस कंप्यूटर का नाम बताइए जिसने सबसे पहले
स्टोरेज की फैसिलिटी दी? स्टोरेज की फैसिलिटी किस व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस करी? उस व्यक्ति का नाम है जॉन अब्राहम, नहीं, जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन ने कहा कि कंप्यूटर में स्टोरेज होनी चाहिए, और वो बन गए स्टोरेज के पापा। क्योंकि स्टोरेज होगी कैसे, ये किसने बताया? कंप्यूटर आर्किटेक्चर के पापा जॉन वॉन न्यूमैन, कंप्यूटर स्टोरेज के पापा जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने बताया। लेकिन पहला कंप्यूटर जिसपे स्टोरेज की गई वो कौन सा था? एडसैक। ये था पहला कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज की गई, एडसैक। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेयर डू ब्लैकलिस्टेड ईमेल्स गो? ब्लैकलिस्ट किए गए मेल कहां जाते हैं? कई बार आपको अलग अलग जगह से मेल आते हैं, कई बार आपको कई गलत मेल्स भी आते हैं जिन्हें आप ब्लॉक कर देते हैं, जिन्हें आप ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, या कई बार आपका सिस्टम, आपका जीमेल ऑटोमेटिक ट्रैक कर लेता है कि ये जो ईमेल है ये गलत है, ये इलीगल सोर्स से आया हुआ है, ये अनवांटेड सोर्स से आया हुआ है, तो उसे कहां भेज दिया जाता है ऑटोमेटिकली? स्पैम फोल्डर। वेरी गुड। स्पैम का मतलब क्या होता है? जंक मेल। स्पैम मेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज जंक मेल, अनवांटेड मेल या अनसॉलिसिटेड मेल। अनचाहे मेल्स को बोलते हैं स्पैम। तो ब्लैकलिस्ट मेल्स कहां चले जाते हैं ऑटोमेटिकली? स्पैम फोल्डर में। वेरी गुड। नेक्स्ट, attempt to gain or change IP address or DNS is called? IP एड्रेस या DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम हासिल करने या बदलने की कोशिश क्या कहलाती है? एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक आईपी एड्रेस, एक मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस जो लोकेशन पर डिपेंडेंट है, जो डेमोग्राफी पे बेस्ड है, जो चेंज हो सकता है। लेकिन मैक एड्रेस जो फिक्स है, परमानेंट है, जो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन मैक एड्रेस को भी बदल सकते हैं क्योंकि वो एनआईसी कार्ड के ऊपर लिखा होता है, और अगर एनआईसी कार्ड को ही बदल दिया तो क्या मैक एड्रेस को बदल दिया? जी हां। लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यही मानते हैं कि मैक एड्रेस को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आईपी एड्रेस को चेंज किया जा सकता है। आईपी एड्रेस को छुपाया भी जा सकता है। आईपी एड्रेस को मास्किंग भी की जा सकती है। किसके द्वारा? इसको क्या बोलते हैं? द मास्किंग ऑफ आईपी एड्रेस, द छुपाना ऑफ आईपी एड्रेस। छुपाना भी नहीं आता, है ना? तो चेंज आईपी एड्रेस यानी आईपी एड्रेस को छुपाने का तरीका क्या है? स्पूफिंग। छुपाना भी नहीं आता। तो ये जरा ध्यान से देखिए कि जो हैकर है उसको छुपाना आता है ना, और बढ़िया तरीके से आता है। वो आईपी एड्रेस को छुपा भी सकता है और किसी दूसरे का नाम भी लगा सकता है। सपोज करिए मेरी दुश्मनी है अपने पड़ोसी से, मैंने कहा चलो इसको फंसा दे। कैसे फंसाएंगे? मैं अपने आईपी एड्रेस के को छुपाकर उसका आईपी एड्रेस शो कर दूंगा और बैठकर हैकिंग करूंगा। तो अब पुलिस आएगी, किसके पास? मेरे पास नहीं, जिसको मैंने फंसाया है उसके पास, और कहेगी देखो तुमने हैकिंग करी है। अब वो जाएगा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो यानी आईपी एड्रेस को चेंज भी किया जा सकता है, किसी दूसरे का शो भी किया जा सकता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूफिंग, जिसे आईपी स्पूफिंग बोलते हैं। या डीएनएस को भी हम छुपा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। याद रखिएगा, दिस इज द वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट डेट एंड टाइम्स आर डैश इन अ सेल ऑफ एन एमएस एक्सेल शीट। डिफॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल शीट के सेल में दिनांक और समय कहां होता है? कह रहा है अगर एक्सेल शीट आपने देखी हो तो आप उसमें कोई डेट लिखी, कोई टाइम लिखी, कोई नंबर्स लिखी। अगर आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो राइट अलाइन हो जाएगा अपने आप।
क्योंकि एक्सेल शीट में नंबर्स राइट अलाइन होते हैं और टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होता है बाय डिफॉल्ट। तो आंसर क्या होगा? डेट और टाइम क्या नंबर्स है? जी हां। और नंबर्स की अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होगी? राइट साइड। नेक्स्ट, इन MS PowerPoint 365, object on the slide that hold text are called? Very easy. MS PowerPoint 365 में स्लाइड पर टेक्स्ट रखने वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके ऊपर हम इमेजेस रखें, जिसके ऊपर हम कुछ लिख पाए। और पावर पॉइंट में जहां हम कुछ लिखते हैं उसे बोलते हैं प्लेस होल्डर, जहां किसी इमेजेस को रखते हैं उसे बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? प्लेस होल्डर इज द करेक्ट वन। और आप ये भी तो जानते हैं कि पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कितने प्लेस होल्डर होते हैं? प्रीवियस वाले सेशन में बताया था ना मैंने कि पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट 2 प्लेस होल्डर होते हैं, है ना? आपको दिख भी रहा है, एक टाइटल के लिए और एक सब टाइटल के लिए। वन फॉर द टाइटल पर्पस एंड अनदर फॉर द सब टाइटल पर्पस। वेरी गुड। नेक्स्ट, in MS PowerPoint 365, which shortcut key is used to show or hide the grid? पावर पॉइंट 365 में ग्रिड को दिखाने या छिपाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? पावर पॉइंट में आपने देखा होगा ग्रिड लाइंस बन के आती हैं। ये ग्रिड लाइंस शो करने के लिए, हाइड करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? द करेक्ट आंसर इज शिफ्ट प्लस F9। शिफ्ट F9 की मदद से ये जो ग्रिड्स हैं ये शो हो जाएंगी। दोबारा शिफ्ट F9 प्रेस करेंगे, ये गायब हो जाएगी। करके देख सकते हैं। पावर पॉइंट ओपन करिए। शॉर्टकट की क्या है पावर पॉइंट ओपन करने की? पावर PNT। विंडोज E प्रेस करिए, विंडोज R प्रेस करिए, रन कमांड ओपन हो जाएगा। विंडोज R के ऊपर लिखिए पावर PNT, पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। या डायरेक्ट पावर पॉइंट भी ओपन कर सकते हैं। और फिर ओपन करने के बाद शॉर्टकट की प्रेस करिए शिफ्ट F9, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये ग्रिड लाइंस बन के आ जाएंगी। और दोबारा जब आप शिफ्ट F9 प्रेस करेंगे तो ये ग्रिड लाइंस गायब हो जाएंगी। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, Microsoft Dash is a chatbot developed by Microsoft and launched on February 7, 2023. Very very famous question। चैट बॉट से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। चैट बॉट क्या है आप जानते हैं ना कि आजकल अलग अलग तरीके के चैट बॉट्स आ चुके हैं, जैसे चैट GPT, को पायलट, जेमिनी, बार्ड, एलेक्सा। ये सब एक प्रकार के चैट बॉट्स हैं। तो आप बताइए माइक्रोसॉफ्ट का चैट बॉट कौन सा है जो कि अभी हाल ही में 7 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था? बिल्कुल सही। एंड द करेक्ट आंसर इज को पायलट, दैट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, अगर ये को पायलट माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया तो जेमिनी किसने किया, बार्ड किसने किया और चैट GPT किसने किया? ये भी तो बताइए। बिल्कुल सही, बार्ड किया गूगल ने। गूगल ने जब सोचा कि मुझे भी चैट बॉट बनाना है जिसे कि कोई क्वेश्चन पूछे उसका आंसर ऑटोमेटिक आ जाए, चैट बॉट, तो गूगल का हो गया बार्ड। बाद में गूगल ने नाम बदला और बार्ड का नाम बदल के कर दिया जेमिनी। यानी गूगल का जो चैटबॉट है उसका नाम क्या है? लेटेस्ट जेमिनी। ओल्ड नेम क्या था गूगल के बॉट का? बार्ड। चैट GPT किसका है बताइए? ओपन AI नाम की कंपनी का, है ना? आपने पढ़ रखा होगा ओपन AI। ये GA के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। चैट GPT वॉज डेवलप्ड बाई ओपन AI कंपनी। तो को पायलट हो गया किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। चैट GPT हो गया ओपन AI का। जेमिनी और बार्ड हो गया किसका? गूगल का। एलेक्सा किसका है? अमेजॉन का। क्लियर? वेरी गुड।
25 नंबर क्वेश्चन बताइए, एंड्रॉइड लेटेस्ट वर्जन डैश नेम्ड एज डैश was announced on February 8, 2023। एंड्रॉइड का नवीनतम संस्करण, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया? एंडी रूबिन। एंड्रॉइड क्या ओपन सोर्स है? जी हां, लाइनेक्स पर बेस्ड है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ज्यादातर मोबाइल फोन्स में क्या मिलता है? एंड्रॉइड। लेटेस्ट एंड्रॉइड का वर्जन कौन सा है? जो कि 8 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा, क्योंकि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? गूगल का है। एंड द लेटेस्ट वन इज कॉल्ड एंड्रॉइड 14 अपसाइड डाउन केक, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये है लेटेस्ट। अपसाइड डाउन केक से पहले कौन सा था, ये भी बताइए। आंसर है टिरामिसू। एंड्रॉइड 13। एंड्रॉइड 13 से पहले कौन सा था? एंड्रॉइड 12, दैट इज कॉल्ड स्लोकोन। अब एंड्रॉइड 14 के बाद भी क्या कोई आने वाला है? जी हां, एंड्रॉइड 15 है ना, डैम श्योर आएगा ही आएगा। और उसका नाम भी लीक होता हुआ आ गया है कि नाम होगा वेनिला आइसक्रीम, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं एंड्रॉइड की वो सब खाने पीने वाली चीजों से ही है, चाहे स्नो कोन हो, टिरामिसी हो, रेड वेलवेट हो, है ना, ये सारे खाने पीने वाली चीजें हैं। तो कहा जा रहा है जो अगला वर्जन होगा एंड्रॉइड 15 वो वी से होगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो यू के बाद वी और वी से होगी वेनिला आइसक्रीम। देखने वाला होगा। यस, तो ये हो गए आपके बेस्ट 25 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया जरा कमेंट करके बताइएगा। और ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। Among these options name the Apple presentation software। इन विकल्पों में से एप्पल का जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है उसका नाम बताइए। पेजेस, नंबर्स, कीनोट, पावर पॉइंट या वीसी कैलसी। आईबीपीएस का फेमस क्वेश्चन देता जरूर है। तो क्या आपको पता है कि एप्पल कंपनी का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? इफ यस देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गाइस। कैसा लगा आपको ये सेशन? अगर बढ़िया स्कोर कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस बड़ा हो, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं कंप्यूटर की वीडियोस के लिए। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर में ये चांसेस हो सकते हैं कि आप कम स्कोर करें, जो कि आईबीपीएस आरआरबी वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो रिस्क लें कंप्यूटर में। हर कोई चाहता है कि कंप्यूटर में कम से कम 37-38 क्वेश्चंस को सही कर पाए ताकि बैलेंस हो पाए, है ना। अगर आपने किसी सेक्शन में गलत भी कर दिए, कम भी कर पाए, तो कहीं तो बैलेंस करोगे ना। बैलेंस कहां करोगे? जीएस सेक्शन में बढ़िया करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो भी स्कोरिंग हो सकता है लेकिन बहुत पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर में लिमिटेड पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और लेवल इतना भी हार्ड नहीं आएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको लगेगा कि सर ये तो सेम वही आ रहा है जो आपने पढ़ा है, डिट्टो, है ना। तो आईबीपीएस के पैटर्न पर नजर रखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि आईबीपीएस लगातार जो पेपर पूछ रहा है उसका बेस क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस। कंप्यूटर अवेयरनेस है तो कुछ अवेयरनेस के क्वेश्चन भी डालता है, बेसिक्स के क्वेश्चन भी डालता है, लेटेस्ट वाली चीजों से ज्यादा पूछता है ना। जैसे अब एमएस ऑफिस 365 से ज्यादा पूछने लगा है, लाइनेक्स और यूनिक्स से क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगा है, वायरस एंटीवायरस से क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगा है, ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है। तो लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना होगा। पढ़ना सब है, लेकिन लेटेस्ट वाली चीजें पहले पढ़ लो जिसमें पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, और जिसकी संभावना कम है उसको बाद में पढ़ो। तो इस तरीके से अगर स्ट्रेटजी वाइज आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो गारंटी है कि एग्जाम तो क्रैक होगा ही होगा। इसमें योगदान जरूर आपका तो है ही,
लेकिन थोड़ा सा योगदान अगर हमारा भी हो जाए, है ना, कि आप कहें कि थैंक यू सचिन सर, कंप्यूटर जो आपने पढ़ाई वो डिट्टो आ गई एग्जाम में, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे कैंडिडेट्स ने कम मेहनत में बहुत बढ़िया स्कोर किया। और यही तो आजकल कंपटीशन के दौर में आपको करना है ना, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। किसी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।